सेबी यानी हमारे देश के मार्केट रेगुलेटर ने हाल ही में एक ऐसा नया नियम लागू किया है जो एक खास तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं ये क्या है। 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, यही है वो रकम जो अब एक खास तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए नया मिनिमम टिकट साइज बन गया है। लेकिन आखिर किस इन्वेस्टमेंट के लिए और सेबी ने ऐसा क्यों किया? तो ये नियम है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि एसडीआईज के लिए। अब ये नाम सुनकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, तो चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और ये नियम इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस 1 करोड़ के नियम को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोसेस को समझना होगा जिससे ये एसडीआईज बनते हैं। उस प्रोसेस का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? सोचिए, बैंक के पास हजारों कार लोन या होम लोन्स हैं। अब ये लोन्स अपने आप में खरीदे बेचे नहीं जा सकते, है ना? सिक्योरिटाइजेशन एक जादू की तरह है। ये इन सारे इलिक्विड लोन्स को एक बंडल में डालता है और उस बंडल को एक नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी एक सिक्योरिटी में बदल देता है जिसे अब कोई भी इन्वेस्टर खरीद सकता है। बेसिकली नॉन ट्रेडेबल लोन्स को ट्रेडेबल एसेट्स बना दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, एक ओरिजिनेटर जैसे कि कोई बैंक अपने सारे इंडिविजुअल लोन्स को एक साथ पूल करता है, एक बड़ा सा बंडल बनाता है। स्टेप 2, फिर ये लोन का बंडल एक अलग एंटिटी जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी कहते हैं को बेच दिया जाता है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। ये एसपीवी उस लोन बंडल को बेस बनाकर नई सिक्योरिटीज इशू करता है। और आखिर में स्टेप 4, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन नई सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और इस तरह पूरे सिस्टम में कैश फ्लो आ जाता है। और बस यही जो नई सिक्योरिटी इन्वेस्टर ने खरीदी है ना, उसी को कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट या एसडीआई। सिंपल शब्दों में ये उस बड़े से लोन के पूल में एक छोटा सा हिस्सा खरीदने जैसा है। और इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलता है? उन लोन्स पे जो लोग ईएमआई चुका रहे हैं उसी से। तो अब तक हमने प्रोसेस समझ लिया, लेकिन इस पूरे खेल में खिलाड़ी कौन कौन है? चलिए अब मिलते हैं सिक्योरिटाइजेशन डील के मेन कैरेक्टर्स से। इस कहानी में आमतौर पर 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले ओरिजिनेटर। ये वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने ओरिजिनल लोन्स बांटे थे। फिर आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी। ये एक अलग कंपनी या ट्रस्ट है जिसका जन्म ही इन लोन्स को खरीदने और एसटीआईज इशू करने के लिए हुआ है। और तीसरे और बहुत जरूरी हैं इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स। ये लोग ही पैसा लगाकर इन एसटीआईज को खरीदते हैं और सिस्टम को फ्यूल करते हैं। ओके, तो अब हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इतना बड़ा बैरियर क्यों? सेबी ने कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपए क्यों रखा? इसके पीछे क्या सोच है? सेबी का जो ऑफिशियल रीजन है वो इस कोट में साफ झलकता है। वो कहते हैं टू एंश्योर पार्टिसिपेंट्स हैव द सोफिस्टिकेशन टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एसडीआईज। मतलब साफ है कि सेबी चाहता है कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सिर्फ उन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स तक ही पहुंचे जो इसके रिस्क को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उस रिस्क को झेल भी सकें। तो ये 1 करोड़ की रकम एक तरह से एक फिल्टर का काम करती है ताकि आम या कम अनुभवी निवेशक इससे दूर रहें। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमेशा टिकट साइज 1 करोड़ हो ये ज़रूरी नहीं। एक स्पेशल केस है। अगर कोई एसडीआई पहले से लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज पर बेस्ड है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रकम अलग होगी। वो रकम होगी उन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज में से जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके बराबर। देखिए, ये 1 करोड़ की लिमिट तो सिर्फ एक हेडलाइन है। असली बात यह है कि ये एक पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का छोटा सा हिस्सा है जिसे मार्केट को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब इसके कुछ और फाइन प्रिंट यानी दूसरे जरूरी नियमों पर भी एक नजर डालते हैं। और भी कई जरूरी नियम हैं, जैसे सबसे पहला मैंडेटरी डीमैटेरियलाइजेशन। मतलब अब सारे एसडीआईज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक यानी डीमैट फॉर्म में ही इश्यू होंगे। फिजिकल सर्टिफिकेट्स का जमाना गया। दूसरा, ओरिजिनेटर की एलिजिबिलिटी। जो भी कंपनी ये लोन्स पूल कर रही है उसका कम से कम 3 साल का ऑपरेटिंग हिस्ट्री होना जरूरी है। और तीसरा, पब्लिक ऑफर विंडो। जब निवेश का मौका खुलेगा तो वो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए ही ओपन रहेगा। अब आते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग नियम पर, रिस्क रिटेंशन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं स्किन इन द गेम। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ओरिजिनेटर यानी जिस बैंक ने लोन बनाए उसको उन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स का एक हिस्सा अपने पास रखना ही पड़ेगा।
क्यों? ताकि उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगर लोन्स डूबे तो उसको भी नुकसान हो। इससे ये इंश्योर होता है कि वो शुरू से ही अच्छी क्वालिटी के लोन्स दे। तो सवाल ये है कि स्किन इन द गेम कितना होना चाहिए? आमतौर पर जनरल केस में ओरिजिनेटर को पूरे पूल का 10% अपने पास रिटेन करना होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर लोन्स 24 महीने से कम मैच्योरिटी के हैं या फिर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हैं, तो ये रिक्वायरमेंट कम होकर 5% हो जाती है। इतना ही नहीं, एक और शर्त है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनेटर ऐसा नहीं कर सकता कि आज लोन दिया और कल उसको सिक्योरिटाइज कर दिया। नहीं, एक वेटिंग पीरियड है। अगर लोन का टेन्योर 2 साल तक का है तो उसे लोन को कम से कम 3 महीने अपने पास होल्ड करना पड़ेगा, और अगर टेन्योर 2 साल से ज्यादा है तो ये वेटिंग पीरियड 6 महीने का हो जाता है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पर सेबी ने साफ साफ नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। क्या है वो? पहला है रीसिक्योरिटाइजेशन, यानी पहले से सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स का एक और पूल बनाकर उसको दोबारा सिक्योरिटाइज करना, ये बिल्कुल मना है। दूसरा है सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बिना एसेट्स की एक्चुअल सेल परचेज के एक सिक्योरिटी बना दी जाती है। इन दोनों पर पाबंदी लगाने का मकसद है मार्केट को हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की होने से बचाना। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सारे नियमों का द बिगर पिक्चर मार्केट के लिए क्या मतलब निकलता है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क के जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? 4 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, एनहांस्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से बचाना। नंबर 2, इंक्रीज्ड मार्केट ट्रांसपेरेंसी, डीमैट और क्लियर रूल से सब कुछ सामने रहता है। नंबर 3, अलाइंड ओरिजिनेटर इंटरेस्ट्स, वो स्किन इन द गेम वाला नियम। ये इंश्योर करता है कि ओरिजिनेटर भी लोन क्वालिटी के बारे में सीरियस रहे। और नंबर 4, इंप्रूव्ड मार्केट इंटेग्रिटी। कुल मिलाकर इन सबसे सिक्योरिटाइजेशन के लिए एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग मार्केट बनता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे फिनांस की दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या एंट्री बैरियर को इस तरह ऊंचा करना ही सबको प्रोटेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है? इस पर सोचना जरूरी है।